फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें हमने 25 नंबर तक कर लिया था। ये रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम कर रहे थे, प्रीवियस ईयर कर लिया था। अब हमें विविध के 26 नंबर से करना है। तो निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में बदल देता है? तो कौन बदल देता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है वाशिंग सोडा का घोल, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सिरका जो है, ये सिरका जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है ना। लाल लिटमस को नीला कर देता है। जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो ये नीले लिटमस को लाल कर देता है जब अम्लीय में डुबाते हैं, और जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबाया जाता है तो ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वहीं वाशिंग सोडा जो है, वो सोडा का घोल, व बेकिंग सोडा का घोल, ये क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर में है रासायनिक भाषा में मोर्चा ये जंग क्या है? जंग जो मोर्चा लग जाता है ना लोहे में, तो उसको बोले है कि ये क्या है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2। रासायनिक सूत्र ऑफ CO2 का ठोस रूप एक अणु जिसमें एक कार्बन परमाणु होता है जो 2 ऑक्सीजन परमाणु से बंधा होता है। सूखी बर्फ रंगहीन, गंधहीन एवं गैर ज्वलनशील होती है तथा पानी में घुलने पर घोल के pH को कम कर सकती है, जिससे कार्बोनिक एसिड H2CO2 बनता है। क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2CO2। तो इसके बाद हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये तो इसमें जो है ये CaO कैल्शियम, कठोर धातु के ऑक्साइड का संक्रमण तथा धातु ऑक्साइड जैसे कि तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड भी पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो साबुन उद्योग का उपजात जो है ग्लिसरॉल होता है। क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। साबुन उद्योग का उपजात ग्लिसरॉल होता है। वस्तुतः साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण है, जिसके पामिटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल और ओकोइक अम्ल प्रमुख हैं। अच्छे साबुन में 10% की अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। अच्छे साबुन में जो है 10% से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो कौन शामिल है? जल शामिल है। इसमें सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का क्या नाम है? तो इस घटना का नाम है उत्सादन। क्या नाम है? उत्सादन। डिटेल देख लेते हैं इसकी। किसी पदार्थ को बिना तरल बने ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करना ऊर्ध्वपातन या उत्सादन कहा जाता है। अगर ऑप्शन में उत्सादन की जगह ऊर्ध्वपातन होता है तो ऑप्शन ये भी ठीक होगा। उदाहरण, यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, तो यह घटना उत्सादन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु को
का नाम बताइए। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए, तो वह धातु है पारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल देख लेते हैं। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु जो है पारा होती है। पारे को क्विक सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं पारे को? क्विक सिल्वर। यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम अत्यंत अविक्रियाशील धातु है जिससे इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसी के उत्पादन में उपयोग होता है, तो ये होता है पेंट में। किस में होता है? पेंट में। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किसके उत्पादन में उपयोग होता है, तो किसके उत्पादन में उपयोग होता है? पेंट के। इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में इसकी जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसे ZnO के नाम से भी जाना जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग जो है रबड़ उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोगों में लेजर डायोड, पेंट पिगमेंट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। 35 किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है, तो क्या व्यक्त की जाती है? उसकी जो है उसकी कैलोरी व्यक्त की जाती है। क्या व्यक्त की जाती है? उसकी कैलोरी मान व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किलोग्राम ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? जूल प्रति किलोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल प्रति किलोग्राम। इसके बाद हम 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो धातु निष्कर्षण में कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का। इसकी डिटेल देख लेते हैं। धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी किया जाता है तथा साथ जल गैस प्रोड्यूसर गैस के निर्माण का भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर सरंध्र तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें लगभग 98% कार्बन होता है। कितना होता है? 98% होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुलिपिकरण समापन त्रिक होता है, तो ये होता है UAA। क्या होता है? UAA। इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। अनुलिपिक समापन त्रिक UAA होता है। समाप्ति के लिए कोडन UAA और UGA है। इस अवस्था में अंततः प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। इसे स्टॉप कोडन के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्टॉप कोडन। स्टॉप कोडन कई उत्पादित कारकों का बंध बनाकर अनुलिपीकरण के अंत का संकेत देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, तो ये है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। एरोमेटिक यौगिकों में एक विशेष गंध होती है। ठीक है, इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें है सूची को मिलाना है। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची में, ये रंग है दिए गए हैं और इनके रंगों से मिलाना, और ये संयोजन है। तो मैजेंटा जो होता है
तो मैजेंटा आपका होता है लाल और नीला, तो ये क्या हो जाएगा, लाल और नीला। इसके बाद टील जो है, टील होता है आपका नीला, हरा और सफ़ेद। क्या होता है, नीला, हरा और सफ़ेद। मोव जो होता है, मोव जो होता है ये होता है आपका नीला, लाल और सफ़ेद। और सियान जो होता है हरा और नीला होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसमें डिटेल देख लेते हैं। मैजेंटा लाल और नीला, टील नीला, हरा और सफ़ेद, मोव नीला, लाल और सफ़ेद, सियान हरा और नीला। ठीक है, इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो कौन सा करता है, तो इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि मंद प्रतिक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर मापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि को का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विष या अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। ठीक है, वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकार एक से अधिक होते हैं प्रावस्था में हो रहती हैं उन्हें विषमांगी प्रतिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प में से कोई नहीं। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? तो बिजली का कुचालक जो है कोई नहीं है, क्योंकि नमकीन पानी जो होता है ये भी सुचालक होता है, संतरे का रस जो होता है ये भी सुचालक होता है, नींबू का रस जो होता है ये भी सुचालक होता है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। तो नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है, और उसमें क्या पूछा, कुचालक, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये यहाँ पर विलयन की सांद्रता में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, विलयन की सांद्रता। विलयन या विलायक के प्रति इकाई आयतन में प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है, जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कौन से फाइबर का? तो ये केवलर फाइबर होता है, केवलर फाइबर होता है जिसका प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है। केवलर फाइबर यह एक कृत्रिम रेशा होता है। कैसा रेशा है, कृत्रिम रेशा है। यह गर्मी का प्रतिरोधी होता है। केवलर जो है मुख्यतः पॉलीएमाइड का कृत्रिम बहुलक है, जिसमें एमाइड समूहों को पैराफेनिलीन समूहों द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या 0 होती है? तो इसमें जो है प्रयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए करने वाला अंक जो है ऑक्टेव संख्या कहलाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता देखने के लिए, तो पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होगा उसकी ऑक्टेव संख्या उतनी ही अधिक होगी। आइसो ऑक्टेन की संख्या जो है 100 होती है, 100, तथा एन हेप्टेन में ऑक्टेन की संख्या जो है 0 होती है। अतः विकल्प ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई सत्य नहीं। कृत्रिम पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैव आवर्धन। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो कृत्रिम स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां आदि हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो ये होता है जैविक आवर्धन। क्या होता है, जैविक आवर्धन।
प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर अपघटनीय कीटनाशकों के संचय को जैविक अपवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर अपघटनीय पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन, कोलीफॉर्म क्या होते हैं? कोलीफॉर्म जो होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं कोलीफॉर्म। ठीक है, तो प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में और पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफॉर्म कहा जाता है। कोलीफॉर्म बैक्टीरिया भू सतह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ठीक है, कौन? कोलीफॉर्म। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत को क्यों चढ़ी होती है? क्योंकि जो है टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत होती है क्योंकि टिन की तुलना में जिंक जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक जो है भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ, भोजन में पाया जाने वाला जो साधारण एसिड होता है उसके साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। इसीलिए जो है जिंक की बजाय टिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। ये यहाँ से पूरे कंप्लीट हुए सारे विविध, और जीव विज्ञान के तो हम कर चुके हैं सारे क्वेश्चन। अब हम करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के अगले वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप पर समय पर मिल जाए आपको।